डियर स्टूडेंट, मैं मधु राठौर आपको एसएसटी पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है। और आपने पहले 6th क्लास में आपने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा होगा। आज 7th क्लास के अंदर हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी कि इसके अंदर जो मध्यकाल में जो जो परिवर्तन हुए उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आदिकाल से 700 ईस्वी तक जो काल था, बीच में जो समय था, उसको हम प्राचीन काल के नाम से जानते हैं। 700 से 1750 ईस्वी के मध्य जो समय था उसको हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और 1750 ईस्वी से अभी तक का जो समय है उसे हम आधुनिक काल के समय के रूप में जानते हैं। तो हम यहाँ पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच के समय का अध्ययन करेंगे, जो कि मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ये भारत का नक्शा है। इसको 12वीं सदी में अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिस ने 1154 में बनाया था। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। भारत के दक्षिणी हिस्सा इसमें दिखाया गया है। इसके अंदर ये जो चित्र दिया हुआ है छोटा सा, ये है श्रीलंका का चित्र बनाया गया है। इसके बाद में पीछे जो ये मैप बनाया गया है, यह मानचित्र 2 फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। इस वाले चित्रकार का नाम था क्लीवलैंड द लिस्ले। अब इस वाले मैप के अंदर और दूसरे वाले मैप के अंदर 600 वर्षों का अंतर है। इसके अंदर बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है। ये वाला जो मैप है ये अभी का जो भारत का नक्शा है उससे मैच खाता है। ठीक है। बाकी इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। 600 वर्षों के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका था। ये 18वीं सदी में बनाया गया था। यूरोप से जो लोग यहाँ पर आते थे वो इस नक्शे को देखकर यहाँ पर भारत में आते थे। इसका नक्शे का इस्तेमाल वो करते थे भारत में आने के लिए। यूरोप के जो निवासी यहाँ पर आते थे, वो इतिहासकार भी जब अपने इतिहास के बारे में जो जो परिवर्तन हुआ उनका पता लगाने के लिए अनेक दस्तावेज और नक्शों और लेखों का अध्ययन करते थे। इसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक है नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावली के अंतर्गत कई परिवर्तन आए हैं, जैसे कि सूचनाओं में अंतर आया है, भाषाओं में अंतर आया है, अर्थों के अंदर अंतर आया है। ऐसे कई प्रकार के अंतर आए हैं। मध्य युग की फारसी, आधुनिक फारसी में अलग अलग परिवर्तन आ चुका है। मध्य युग में जो फारसी थी और अभी की जो आधुनिक जो फारसी है उसके अंदर बहुत डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पर केवल व्याकरण और शब्द भंडार में ही अंतर नहीं आया है, बाकी अर्थों के अंदर भी बहुत अंतर आया है। जैसे कि हिंदुस्तान शब्द को ले लीजिए। हिंदुस्तान 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो वहाँ पर कैसे पता चला उनको? दिल्ली के सुल्तान राज्य करते थे। जहाँ पर दिल्ली के सुल्तान राज्य करते थे उस जगह को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। कहाँ कहाँ पर राज्य करते थे? जैसे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों पे, जहाँ पर कि दिल्ली के सुल्तान यहाँ पर राज्य करते थे। तो इस जगह को मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का नाम दिया। ऐसे ही 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से नाम दिया। अब जैसे 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा हिंद के ही कुछ समान इसका अर्थ लिया गया है। जैसे कि बाबर ने जो दिया हुआ था, इसका नाम दिया था, अपन ने देखा 16वीं सदी के अंदर बाबर ने जो भूगोल, पशु पक्षियों को के हिसाब से हिंदुस्तान शब्द का नाम दिया था। उसी तरह से हिंद के लिए कवि अमीर खुसरो ने भी हिंद का भूगोल के पशु पक्षियों के समान ही, मतलब वहाँ पे भूगोल का पशु पक्षियों के समान ही हिंदुस्तान का अर्थ वहाँ पे रखा है, हिंद शब्द का नाम रखा है। इसी तरह से आता है विदेशी। अब विदेशी का हम अभी आधुनिक काल में क्या मतलब निकालते हैं कि कोई दूसरे देश से जब हमारे देश में आता है तो उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्यकाल में ऐसा नहीं था। जब कोई व्यक्ति दूसरे गांव से अपने गांव में आता था तो उसे विदेशी माना जाता था। जैसे अपने मान लीजिए हम किसी गांव में रहते हैं और कोई दूसरे गांव से हमारे गांव के में आता है, तो उसकी संस्कृति और समाज अलग होता है, तो उसको हम विदेशी मान लेते हैं। जैसे कि हिंदी, इसी तरह से हिंदी में विदेशी को परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में इतिहासकार और उनके स्रोत।
अब इतिहासकारों ने इतिहास के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए अनेक स्रोत बनाए, जैसे कि प्राचीन काल में सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला, यानी स्थापत्य कला किसको कहते हैं, भवन निर्माण की कला, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर होते थे। प्राचीन काल में सिक्कों, शिलालेखों और लिखित सामग्री से इतिहासकार अपने इतिहास में हुए परिवर्तनों का पता लगाते थे, लेकिन मध्य काल में लिखित सामग्री पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। हो सकता है उस समय पे कागज़ अधिक सस्ते हो गए थे, इसलिए वहाँ पर हर जो भी मतलब लिखा जाता, हर चीज़ लिखी जाती थी वहाँ पर, तो प्रमाणिक होती थी, जो भी मतलब सूचना होती थी वो प्रमाणिक मानी जाती थी, उसे कागज़ में लिख दिया जाता था। इसी तरह से लोग क्या क्या लिखते थे, अब लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जी, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करते थे। मतलब कि जैसे कोई भी लिखता था, धर्म ग्रंथ लिख देते थे, जैसे रामायण, महाभारत आदि ये लिख दिया करते थे। शासकों के वृत्तांत, जैसे राजाओं के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखते थे, राजाओं के क्या क्या कार्य थे, राजा कैसे रहते थे, उनका वृत्तांत पूरा उसमें लिख दिया करते थे। तो इस तरीके से वह अनेक मतलब कागज़ में हर कुछ कागज़ में लिख के रखते थे। इन पांडुलिपियों, पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इनको जो ये लिखते थे, इन दस्तावेजों को तथा पांडुलिपियों को पुस्तकालयों या अभिलेखागारों में संभाल कर रखा जाता था। अभिलेखागार किसे कहते हैं? अभिलेखागार उसको कहते हैं ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्र और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखिए बच्चों, मध्यकाल में 700 और 1750 के बीच में हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे बहुत भारी चुनौती थी। यहाँ पर बहुत अधिक परिवर्तन हुए, जैसे अनेक तरह के परिवर्तन हुए। किस किस में परिवर्तन हुए? जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाने लगा, कताई में चरखे का प्रयोग किया जाने लगा, और सब युद्ध के में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। इस तरीके से अनेक मतलब सभी चीज़ों में परिवर्तन होने लगे। इसके साथ साथ यहाँ पर खान पान में भी परिवर्तन हुआ, जैसे आलू, मिर्च, मक्का, चाय और कॉफ़ी आदि का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जब ये परिवर्तन हुए तो लोगों अपने इसके सबको एकत्र करने के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो उनके साथ साथ उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी आया। जहाँ पर वो जाके बस गए तो वहाँ पर उन्होंने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी किए। इस तरीके से परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, इसी में एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम होता है राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच का यह आमतौर का योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग किया जाता था जो शास्त्रीय वर्ण के होते थे। शास्त्रीय वर्ण के होते थे, उनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये सैनिक भी होते थे, राजा के सामंत भी होते थे, है ना। ये सभी राजा और सामंत भी होते थे, सैनिक भी होते थे। इस तरीके से ये राजपूत शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कवि और चारण राजपूतों का के गुणगान करते थे। चारण किसको कहते थे? जो राजपूतों का घूम घूम कर गुणगान करते थे, उन्हें हम चारण के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्षेत्र और साम्राज्य। मध्यकाल जैसे 700 से 1750 ईस्वी तक 1000 वर्षों का काल रहा है। इसे कई क्षेत्र, आर्य शासक और राजवंश आए हैं। इसके अंदर कई क्षेत्र में क्षेत्रीय, राजवंश आदि यहाँ पर आए हैं। इसका हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसे चोल, तुगलक, मुगल, बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र यहाँ पर आए हैं। सुल्तान गयासुद्दीन बल्लन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण इसमें देखे गए हैं। इसका हम आगे बहुत अधिक विस्तार से वर्णन करेंगे इस लेसन में। अब देखिए यहाँ पे भाषा तथा क्षेत्र। कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती थी, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर बोली जाती थी। क्योंकि अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आके बसे, तो अलग अलग तरह के समाज उन्होंने स्थापित किया, उनकी संस्कृति की स्थापना की, तो वो अलग अलग तरह की भाषाएं भी वो बोलने लगे।
फिर इसके साथ ही अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा और थी संस्कृत भाषा, जो कि केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही बोली जाती थी। हर कोई संस्कृत भाषा का उपयोग नहीं करता था, केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही संस्कृत भाषा बोली जाती थी। इसके बाद है 18वीं शताब्दी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय स्तर फिर से उभरने लगा। अब इसके बाद में हमारा आता है पुराने और नए धर्म। देखिए, जब सामाजिक स्थापना हुई तो समाज के लोग दो गुटों में बंट गए। इसके साथ साथ अनेक धर्म में भी परिवर्तन हुआ। जब दो गुटों में बढ़ गए तो धर्म में परिवर्तन होने लगा। एक धर्म तो मान लीजिए आप हिंदुओं का हो गया, एक गुट मान लो आप मुस्लिम धर्म का हो गया। तो जो हिंदू धर्म के जो लोग थे वो नए नए देवी देवताओं को मानने लगे, अलग अलग तरह से पूजा करने लगे। राजाओं ने नए नए मंदिरों का निर्माण करवाया। ब्राह्मण लोग संस्कृत के मतलब बोलकर पूजा पाठ करते थे। इस तरह से हिंदुओं का होता है, पूजा करते थे। फिर संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों को बहुत अधिक आदर मिलता था, क्योंकि केवल संस्कृत ब्राह्मणों को ही आती थी और वह ब्राह्मणों के मंत्र जो संस्कृत भाषा में मंत्र वगैरह बोलकर पूजा पाठ करते थे। इसी तरह से फिर आगे क्या होता है कि मतलब दूसरा जो गुट था उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों, न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा किसको कहते हैं? धर्म और न्याय के ज्ञाता। जो धर्म और न्याय के ज्ञाता होते हैं उनको हम उलेमा कहते हैं। मुस्लिम धर्म में उनको उलेमा के नाम से जाना जाता है। अब मुस्लिम धर्म में भी दो प्रकार के मुसलमान हो गए, जैसे कि शिया, एक तो शिया हो गए, एक सुन्नी हो गए। जो शिया कौन थे? जो शिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे, यानी कि वे पैगंबर साहब के दामाद के से संबंध रखते थे। और दूसरा जो है सुन्नी थे। सुन्नी कौन थे? जो खलीफाओं को प्रभुत्व स्वीकार करते थे, यानी खलीफाओं को मानते थे, खलीफाओं का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। इस प्रकार से मुसलमान भी दो गुटों में थे, शिया और सुन्नी। इसके बाद में आता है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। अब देखिए, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को शासक के धर्म के आधार पर 3 युगों में बांटा था। यानी कि जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को शासक के धर्म के आधार पर 3 गुटों में बांटा था। पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश। लेकिन ये मान्य नहीं था, क्योंकि शासक के आधार पर बांटा गया था, इसलिए ये मान्य नहीं था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर जब इसको बांटा गया तो उसको ही हम मान्य मानेंगे, और वह था प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में क्या था कि मतलब कृषि की जाती थी, इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी मतलब लोग बाग मतलब कृषि वगैरह करते थे, और उनके रहन सहन का तरीका अलग था। मतलब इतने अधिक ढंग से नहीं रह पाते थे वो लोग, उनके पास इतनी साधन सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब मध्यकाल में लोग आए तो वहाँ पर कृषि के लिए थोड़ी सी सुविधाएं प्राप्त हो गई, उनके पास में साधन उपलब्ध हो गए। उसके साथ ही उनके रहन सहन के तौर तरीकों में भी परिवर्तन आने लगा। और आधुनिक काल तो आप जानते ही हो बच्चों के, आधुनिक काल में लोगों का बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। आधुनिक काल में लोग मतलब बहुत अच्छी तरीके से रहने लगे। उनको मतलब कृषि भी मशीनों से होने लगी, सब काम मशीनों से होने लगा। ब्रिटिश की कंपनियां भी अपने भारत में से जुड़ गई। इस तरीके से आधुनिक काल में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। थैंक्स, आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके।